लो क्वालिटी में कर दे रहे, किसी को दिक्कत होगा तो बोलना। पीडीएफ अगर क्लियर नहीं दिखेगा, नहीं बताया, समझ में आएगा तो बोलना या फिर कमेंट करना। चलो कहाँ से बताना है? जिसको जिसको डाउट है वो पूछ सकता है या फिर कमेंट कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एन सी इज इक्वल टू के डी एन इक्वल टू, यहाँ से हमारा आता है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। इसको बताना है या फिर वीडियो देख लियो? टाइप्स ऑफ सेक्शन बता दीजिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेक्शन बताएंगे, पहले इधर बताना। जो तुम्हारे सामने जो पीडीएफ दिख रहा है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, इसमें बताना। नो सर, एनए में डिफरेंस है। एनसी और एनए में डिफरेंट, क्रिटिकल एंड एक्चुअल एक्सिस। चलो ठीक है, बता दे रहे। चलो ध्यान दो। देखो यहाँ पास तुमको क्या देखने को मिल रहा है वो देखना। सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। कितना हुए? 31 ज्वाइन हुए। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो मतलब कि छूटेगा वो अपना रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा, अपलोड रहेगा। यहाँ पास शेयर पीडीएफ में जाकर के हम इसे देख लेते हैं। हाँ हाँ, वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइव का वीडियो अपलोडेड रहेगा। हम्म, चलो, तुम लोग का दिक्कत रहेगा। 2 मिनट वेट सर। क्या बोल रहे हो? ओह, अब न्यूटन तो लगता है ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ अच्छा, देखो कमेंट कर रहा है भाई। हम्म, मेरे यूट्यूब वीडियो का टाइटल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अरे यूट्यूब पे नहीं रहेगा वीडियो, तुमको नहीं दिखेगा यूट्यूब पे। यहीं से जो दिखना रहेगा दिखेगा, यूट्यूब से जा करके नहीं देखोगे। ठीक है, चलो क्या करें, हम आगे बढ़ें? धुंधला दिख रहा है? नहीं तो बोलो क्वालिटी बढ़ा देते हैं। नहीं दिखेगा तो बोलना, क्वालिटी बढ़ा देंगे यहाँ से। चलो आगे बढ़ें। हम्म, क्या करें? अच्छा ठीक है, तो तुम लोग एमबी खाओ, मतलब कि चलो ठीक है, हम बढ़ा देते, मीडियम में कर दिए, ठीक है। हाँ, कॉपी बगल में ही रखना, और बाकी बात फिर समझाते रहेंगे, वहां से देख लेना पीडीएफ। कॉपी बगल में साथ में रखे हुए रहना, और बाकी बात फिर देखते रहना। चलो हम चलते एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, तो इसमें देखना कि हमारे पास जो ये तुम्हारा जो टर्म है, जो ये जो हमारे पास जो सेक्शन दिख रहा है, नहीं समझ में आएगा कहीं पास तो मतलब कि क्या करना कि कमेंट करना, हम बताएंगे, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में ये देख रहे हो तुम लोग कि यहाँ पास अगर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, एनालिसिस का मतलब होता है कि जो हमारे पास सेक्शन पहले से डिजाइन रहता है। एनालिसिस का मतलब आपको डिजाइन नहीं करा है सेक्शन, सेक्शन पहले से डिजाइन रहेगा, उसके बारे में आपको कैसे कि कितना सेक्शन के लिए, कितना लोड के लिए वो डिजाइन किया हुआ है, वो निकालना हमारा कहलाता है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट, ठीक है।
तो इसके अंदर में क्या रहेगा कि तुम्हें पहले इसे करने के लिए, ये तो इक्विवेलेंट सेक्शन तो कल बता दिए थे, स्ट्रेन भी बता दिए थे, और यहाँ से आपका हम स्ट्रेस भी बता दिए थे। ठीक है, यहाँ पास हम चलते हैं, हमारा जो यहाँ से हम चलेंगे वो चलेंगे हम न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। तो जब भी अगर ये यहाँ पास कुछ भी अगर जानना है तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा न्यूट्रल एक्सिस को। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस में क्या बोल रहा है कि देखो, एनालिसिस जब भी करते हैं तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना रहेगा न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या बोलता है कि ए जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब कि हम एक ऐसा मान लेते हैं, ए जो हमारे पास जो एक्सिस है उसको हम एक ऐसा मान लेते हैं कि क्या होता है कि ए जो एक्सिस है वो दो जोन में बांटता है हमारे पूरा सेक्शन को। जैसे में कि ऊपर वाला ए है तो ये जो हमारा ऐसे कंप्रेशन जोन का देखने को मिलेगा, और ए जो मेरे पास है वो क्या में देखने को मिलेगा, टेंशन जोन का है। ए जो हमारे पास है वो क्या है, टेंशन जोन का है, और ए जो हमारे पास है वो क्या है, कंप्रेशन जोन का। तो ये दो जोन दिख रहेगा, तो यहाँ दो जोन को जो बांटने वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। अब ये न्यूट्रल एक्सिस जो है तो ऊपर से मान लो कि ए वाला जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस से कितना नीचे डेप्थ तक है हमारा न्यूट्रल एक्सिस, इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पास तुम ए देख रहे होगे, यहाँ पास ये देख रहे हो क्या कि यहाँ पास जो हमारे पास यहाँ पास जो है वो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला निकलता है कि ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग, कि हमारे स्टील में हम कितना ग्रेड यूज कर रहे हैं। जैसे में कि देखो, अगर मान लो कि हमारे पास कंक्रीट है, ठीक है, और स्टील है, तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा हम कि किस टाइप का हम ग्रेड को यूज कर रहे हैं। जैसे में कि स्टील है तो एफई मतलब कि 415 यूज कर रहे हैं, कि एफई 500, मतलब क्या आपके पास अवेलेबल है, कि एफई 250 अवेलेबल है, कि एफई 500 अवेलेबल है, कि एफई 550 अवेलेबल करवा रहे हैं, या फिर कंक्रीट में आप कौन सा ग्रेड का यूज करें, M20 यूज कर रहे हैं कि M30 यूज करें। आप लोग के बताए थे सीवियर कंडीशन में कि जैसे में कि माइल्ड है, मॉडरेट है, तो उसमें आप लोग के बताए थे कि कौन सा कंडीशन में किस टाइप का आपका कंक्रीट का ग्रेड होगा। जैसे में M20 है कि M25 है कि M30 होगा, हमारा क्या होगा। तो जब इसको सिलेक्ट कर लोगे कि हमारा ग्रेड कौन सा होगा, ये जो हमारा स्टील जो होगा, कि जैसे में कि अगर मान लो कि M20 यूज कर रहे हो, कि मतलब कि Fe 415 का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो कि 415 वगैरह का यूज कर रहे हो, तो यहाँ से तुमको निकालेगा एक न्यूट्रल एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग में एक न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग में जो न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा यही हमारा कहलाता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग जब निकालते हैं। ठीक है, और एक और न्यूट्रल एक्सिस निकलता है कि आप मान लीजिए कि कि ग्रेड आप सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से देखिएगा कि आप मान लीजिए कि स्टील का ग्रेड आप सिलेक्ट कर लिए कि Fe 415 है कि Fe, ठीक है, Fe 415 है कि Fe 500। अब बताइए कि उसमें परसेंटेज ऑफ स्टील भी तो होगा ना, कि आप मान लीजिए कितना यूज कर रहे हैं। मान कौन है, अरे सब लोग जो है ना, लगता है कि कोई ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक, अभी लगता है रिक्वेस्ट भेजा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अब कोई बोलना नहीं, बोलना नहीं, मतलब कि चैट पे आ जाना, मतलब कि कुछ भी दिक्कत होगा तो चैट करना, जहाँ से बताते रहते हैं पता नहीं चलता। चलो, देखना यहाँ पास, नहीं रूम में है। क्यों, अपना रूम में है, एटीसी के रूम में नहीं है। देखो इधर, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि जो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो दो तरीके से निकलता है, एक तो ग्रेड ऑफ स्टील पे, और दूसरा क्या निकलता है हमारा कि आप स्टील कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आप एक बीम सेलेक्ट कर लिए हैं, मान लीजिए कि ये मेरे पास बीम है, और इस बीम में हम क्या करें कि एक स्टील मतलब कि इस प्रकार से देना चाहिए, तो आप क्या करें कि पूरा भरे हुए हैं ऐसे दम,
तो ऐसे आपको पूरा दम इसी पे दे दिए हैं पूरा, तो आपको ऐसा नहीं करना कि पूरा आपको मतलब सेलेक्ट कर लिए और ये पूरा का पूरा आप इसी से भर दे रहे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है कि एक अमाउंट में दिया जाता है कि आपका कितना परसेंटेज में हम स्टील दें कि ताकि हमारे बीम में वो सही लग सके। जैसे में कि बहुत ज़्यादा दे दोगे तो बीम मतलब कि जो हमारा स्टील होता है वो कॉस्टली होता है ना, तो अगर पूरा अगर बहुत ज़्यादा दे दोगे स्टील तो वो भी तो दिक्कत हो सकता है ना, कम दोगे तो भी दिक्कत है। तो कम से कम लोड आपका इतना तक तो देना चाहिए कि आपका लोड साथ सके। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप न्यूट्रल एक्सिस जो आप स्टील के अनुसार जो निकालेंगे इसके अनुसार, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि सेक्शन का अकॉर्डिंग ये डिपेंड रहता है। जैसे में कि मान लीजिए बी आपका कितना है, यहाँ पास आपका डेप्थ कितना है सेक्शन का लिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जब निकलता है हमारा तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकलता है। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, यहाँ से हम कट करते हैं। तो जब हम यहाँ से नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में आपका जो पहला केस आता है वो केस बन करके आता है कि आपका जो कंक्रीट है और एक स्टील है, तो यहाँ पास आपका जो स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, तो आप स्ट्रेस देख रहे हैं कि हमारा जो है से पहले अगर मान लीजिए कि M20 हम सिलेक्ट कर लिए, तो M20 के लिए सिग्मा सीबीसी कितना लिखवाए हैं, देखिएगा कि M20 के लिए जो सिग्मा सीबीसी होगा वो शायद 7 होगा। तो मान लीजिए कि हम सिग्मा सीबीसी सेलेक्ट कर लिए हैं, और जो स्ट्रेस होगा जो परमिसिबल स्ट्रेस जो हमारा स्टील में होगा उसको भी हम सिलेक्ट कर लिए। तो अगर मान लीजिए कि दोनों आप सिलेक्ट कर लिए हैं कि Fe 415 यूज करें, तो यहाँ से अगर जो न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा वो हमारा होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्यों बोलते हैं, काहे मतलब कि क्या यूज में आता है, तो आपको पता चलेगा कि वायलेंस मतलब कि जो टाइप्स ऑफ सेक्शन है जो आगे पढ़ाएं तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर से जानिए कि जब कंक्रीट और स्टील का आपको स्ट्रेस पता है, परमिसिबल स्ट्रेस पता है, और यहाँ से जब आप क्या निकालते हैं, यहाँ से जब आप न्यूट्रल एक्सिस को निकालोगे तो यहाँ से जब निकलता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि ए जो है से ए जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में, यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ट्रायंगल है। ए भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ट्रायंगल है। तो बताइए कि दोनों जब ट्रायंगल है तो दोनों तो सिमिलर ही ट्रायंगल है ना, तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो प्रोपोर्शनलिटी भी इसका सिमिलर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो अब बताओ कि जब सिमिलर ट्रायंगल है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सिग्मा सीबीसी अपॉन में एन सी, सिग्मा सीबीसी अपॉन में एन सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी, और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा ए वाला डी माइनस में एन सी, यही तो लिखे हैं ना यहाँ पास, देखिएगा कि सिग्मा सीबीसी अपॉन में एन सी इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस टी अपॉन में, ये जो हमारा पास यहाँ जो आप देख रहे होंगे ये क्या है कि सिग्मा एस टी अपॉन में एम है, और ये सिग्मा एस टी अपॉन में एम है, और जो यहाँ पास आप देख रहे हैं वो क्या है डी माइनस में एन सी है। तो अगर हम यहाँ पास इसको अगर हम रख देंगे तो हमारा यहाँ से हमारा एन सी निकल के आ जाएगा ना, एन सी को मतलब कि हम इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। जैसे में कि आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या कर दिए हैं कि यहाँ कर दिए हैं, इसको नीचे ले आए हैं, और इसको जो है वो हम क्या कर दिए हैं कि ऊपर कर दिए। तो यहाँ अगर दोनों को सेम साइड कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से एम सिग्मा सीबीसी अपॉन में सिग्मा एस टी, सर ज्वाइन कर लीजिए, कोई ज्वाइन होना चाह रहा है सर, तो ज्वाइन कर लेंगे तो फिर मेरा लाइव कट जाता है ना, अगर ज्वाइन कर लेंगे तो लाइव कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ना बोलते हैं तुम लोग के कि एक ही बार पहले ही ज्वाइन कर लो कि जैसे मैं कि ठीक है। तो यहाँ पास कहाँ चले गए, हाँ, तो यहाँ पास जो हमारा जो सेक्शन रहेगा तो यहाँ पास अब क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं जो कि आपको दिख रहा है निकलना है। अब हम जो नेक्स्ट पे चलते हैं तो जहाँ से क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है तो ये तो समझ गए होगे ना, सर क्वालिटी कम कर दीजिए। अरे भाई अब क्वालिटी कम करेंगे तो फिर कट जाएगा, तुम लोग नहीं मतलब क्वालिटी मतलब कि ज़्यादा नहीं खाएगा एमबी, दो 200-300 MB खाएगा बस। चलो यहाँ देखो, तो अगला हम चलते हैं, यहाँ से जब चलेंगे तो बताओ कि जब जो पिछला इक्वेशन था अगर हम मान लेते हैं कि एन सी इज इक्वल टू हम क्या पुट कर देते हैं के डी को पुट करते हैं जो आपको यहाँ से दिख रहा है। तो एन सी इज इक्वल टू अगर हम के डी रख देते हैं पिछला वाला इक्वेशन में, जैसे में कि पिछला हमारा ये था, अब इसके जगह पे हम एन सी के जगह जगह पे हम क्या रख देंगे के डी रखेंगे, और जब के डी रखेंगे तो यहाँ से डी हम बाहर निकाल लेंगे ना, जैसे में कि यहाँ पास देखो
कि ए जो है तो डी से डी हम बाहर निकालेंगे, जब डी से डी बाहर निकालेंगे तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो आपका के का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा एम सिग्मा सीबीसी अपॉन में सिग्मा एस टी प्लस में एम सिग्मा सीबीसी। यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जब बताइए कि ई डी आपको पता रहेगा, के आप यहाँ से निकाल देंगे तो न्यूट्रल एक्सिस का यहाँ से भी तो इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए जो आपका है वो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं कि एन सी जी इक्वल टू के डी भी पुट करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, एन सी जी इक्वल टू के डी रखेंगे तो आपको यहाँ से आपका न्यूट्रल एक्सिस जो आएगा वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इस इक्वेशन में भी अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ से भी आपका एचुअल न्यूट्रल एक्सिस निकल करके, मतलब कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकल करके आ जाएगा। हाँ देखो, के डी इसलिए लिया गया है कि जैसे में कि मान लो कि हमारा एक कोई सेक्शन है, इसे ध्यान से देखना, ये जो हमारा से कोई सेक्शन है, ठीक है। अब इस कोई सेक्शन है और ये जो हम मान लेते हैं कि ये जो है से हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो हमारा है वो क्या है, ये जो हमारा है वो न्यूट्रल एक्सिस है। अब बताओ ये पूरा का पूरा आपको क्या देखने को मिलेगा, डी देखने को मिलेगा ना। अब बताओ कि जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगा, ई डी से तो कम ही होगा ना, डी से हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस, ई डी तो आपका यहाँ से पूरा लेते हैं। जैसे में कि आप देख रहे होंगे कि इस पीडीएफ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, जो ए जो है वो आपका टोटल हमारा डी है, बताइए, और ये आपका एन है। तो बताइए कि डी में हम कौन सा फैक्टर को मल्टीप्लाई करें कि ताकि आपका एन निकल करके आ जाए, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आपको निकल करके आ जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि डी में हम कोई फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकल करके आ जाएगा। और यही क्रिटिकल एक्सिस मतलब कि जो निकालने के लिए यही जो यही जो हमारा है, ये जो है सो आपको यहाँ से देखिएगा यहाँ से अगर हम देखें और ये देखें तो ये जो टो, टो, टोटल आपका क्या है, ये डी देखने को मिलेगा, ये डी है। अब बताइए डी में क्या हम फैक्टर मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा एनसी निकल करके आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम जो सिंपलिसिटी होता है, मेरे लिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं, आसानी के लिए हम करते हैं कि जो यहाँ पर जो एनसी जो है वो हम कोई डेप्थ फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें जो निकल करके आएगा वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस शॉर्ट में आ जाएगा। तो ही हम यहाँ से के जो हमारा है वो न्यूट्रल एक्सिस हमारा डेप्थ फैक्टर है। साउंड नहीं आ रहा है, क्या हुआ सर, साउंड नहीं जा रहा है? तो कौन बोल तो बोल तो कौन बोल रहा है साउंड नहीं आ रहा है? देखो कंटिन्यू से, ठीक है कर रहे हैं। तो यहाँ देखो कि यहाँ पास जब हम निकालते हैं यहाँ से तो इससे हमें क्या निकलता है कि के इक्वल टू होता है न्यूट्रल एक्सिस हमारा डेप्थ फैक्टर, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है वो न्यूट्रल एक्सिस हमारा डेप्थ फैक्टर होता है। तो यही को अगर हम मान लो कि इस इक्वेशन में रख देते हैं, जो हम यहाँ से लिखे हैं कि एन सी इज इक्वल टू अगर हम के डी लिखे हैं और यही के डी को रख करके यहाँ पास इस इक्वेशन में अगर हम मान लो कि रख देते हैं, कौन सा इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम एनसी का के डी का वैल्यू रख देंगे और यहाँ से अगर हम के निकाल देंगे और डी आपको पता रहेगा तो एन सी इज इक्वल टू और क्या हम निकाल सकते हैं कि के इंटू में हमारा डी हो जाएगा। तो दो इक्वेशन हमारा यहाँ से मतलब कि बन के आ जाएगा कि एक तो शॉर्ट में हम निकाल देंगे कि एन सी इज इक्वल टू के डी, जहाँ की के हमारा क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर आप के निकाल लेंगे तो आपको आसानी से यहाँ से आपको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आपको पता चल जाएगा। इसको याद रखिएगा कि एन सी इक्वल टू हम के डी माने हैं, क्या माने हैं, के डी माने हैं। अब बताइए कि आपका जो एम होगा, अगला पेज में चलते हैं, जो हमारा जो एम होगा वो एम को हम क्या माने, देखना तो कि एम आपको पहले से पता है कि एम इज इक्वल टू होता है 280 अपॉन में 3 सिग्मा सीबीसी। सर एम क्या होता है, अच्छा ठीक है बता रहे। एम जो हमारा होता है वो मॉडुलर रेशियो होता है, ठीक है। और वो मॉडुलर रेशियो वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर दो मटेरियल अलग अलग हो और दोनों का इलास्टिक हो, ठीक है, और दोनों हुक्स लॉ को मतलब कि फॉलो करता है। तो एम जो हमारा होता है वो होता है हमारा मॉडुलर रेशियो।
एम जो हमारा होता है वो क्या होता है, मॉडुलर रेशियो होता है। और जो इसका जो वैल्यू होता है वो हम कल बताए थे कि जो हमारा इसका जो होता है वो ES अपॉन में क्या बताए थे, इसी बताए थे। मतलब कि आपका जे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ES अपॉन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी। तो ES अपॉन में इसी जो बताए थे वो हमारा क्या होता है, मॉडुलर रेशियो होता है। और एक कब यूज किया जाता है, जब हमारा दोनों जब जब स्टील और कंक्रीट दोनों अलग अलग मटेरियल है। अब दोनों दोनों अलग अलग मटेरियल है और दोनों का दोनों हुक्स लॉ को वैलिड कर रहा है। तो दोनों अगर सेम मटेरियल है और दोनों का दोनों अगर हुक्स लॉ को हमारा वैलिड करता है तो इसके जगह पे हम क्या कर देते हैं कि ये जो वैल्यू है वो ES अपॉन में इसी, तो इसको अगर रखोगे तो आपको अलग अलग वैल्यू आएगा। तो IS कोड ने क्या बोला है, जो IS कोड ये बोलता है कि आप क्या कीजिए कि इसका जो एम जो निकल करके आता है इसका उसने एक इम्पेरिकल रिलेशन दे दिया। हमारा क्या दे दिया, इम्पेरिकल रिलेशन, जो आपको एम इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा कि एम इज इक्वल टू 280 अपॉन में 3 सिग्मा CBC आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका एम्पिरिकल, तो यहाँ से एम आता है। और यही एम हमें क्या बता देता है कि जितना भी आपका जो सेक्शन है ये हमें हेल्प करता है कि बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अलग मटेरियल को अलग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एम हमारा जो होता है वो मॉडुलर रेशियो होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो एम इज इक्वल टू आपको पता है कि एम इज इक्वल टू आपको पता है कि 280 अपॉन में 3 सिग्मा CBC होता है। एम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 280 अपॉन में 3 सिग्मा CBC। अब बताओ कि जब एम इज इक्वल टू 280 अपॉन में 3 सिग्मा CBC होता है तो यहाँ पर अगर एम का अगर इस इक्वेशन में अगर आप मान लीजिए कि एम का वैल्यू रख देंगे तो एम का होता है क्या कि 280 अपॉन में 3 सिग्मा C और इनटू में यहाँ से आप देख रहे हैं कि सिग्मा CBC। तो इस वैल्यू को, एम का वैल्यू जो टोटल आपका जो एम का वैल्यू है वो इसमें रखिए। तो जब इसमें रखिएगा तो आपका ए ऑब्टेंड होगा। और जब ए आपका यहाँ से ऑब्टेंड होगा तो आप क्या यहाँ से देख पाएंगे, आप यहाँ से ये देख पाएंगे कि ए जो है वो सिग्मा CBC और ए सिग्मा CBC आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से यहाँ ए कट जाएगा। अब बचेगा 280 अपॉन में 3। और जब 280 अपॉन में 3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 93.33। तो यहाँ से आपका के का जो वैल्यू आ गया वो वॉश आउट हो गया 93.33 और अपॉन में 93.33 प्लस में सिग्मा ST। मतलब कि अगर स्टेस में आपको पता है, पहले से स्टेस आपको अगर पता है तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि अब बताइए कि के का वैल्यू आपको अगर ये पता है और डी आपको पता है तो बताइए कि यहाँ से अगर के का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जैसे में कि हम क्वेश्चन अभी करवाएंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें अगर आपको के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से क्रिटिकल ऐसे निकाल लोगे ना, डेप्थ आपको दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ से निकाल लोगे कि जैसे में यहाँ से आपका अगर हम समरी देखना चाहे तो देखिए यहाँ पर आपको हम क्या लिखे हैं कि देखिए यहाँ पर से लिखे हैं कि एम सिग्मा CBC अपॉन में सिग्मा ST और यहाँ से NC अपॉन में D माइनस में NC है। ठीक है, और यहाँ से बताइए कि यहाँ से भी आप एच मतलब कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को निकाल सकते हैं, जो हमारा ए में जो लिखे हैं, ए में जो लिखे हैं तो इसके हेल्प से आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को भी निकाल सकते हैं। तो बताइए इसके लिए आपको क्या क्या पता रहना चाहिए, सिग्मा CBC पता होना चाहिए, सिग्मा ST पता होना चाहिए, आपको एम पता होना चाहिए। इतना चीज अगर आपको पता रहेगा तब आप यहाँ से निकालेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको क्या कर दे, क्वेश्चन में आपको ये कर दे, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा करे कि यहाँ से आपको के का वैल्यू दे दे, ओनली किसका वैल्यू दे दे, के का वैल्यू दे दे, तब आप यहाँ से नहीं निकाल पाइएगा। तो इसीलिए आपको के का वैल्यू याद रखना पड़ेगा और डेप्थ, तो यहाँ से भी आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को निकाल लीजिएगा। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा तो कमेंट करना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आवाज़ सही जा रहा है नहीं जा रहा है कमेंट करके बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब ध्यान दो इधर, आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं। यहाँ से अगर हम अगला टॉपिक पे चलते हैं तो अगला जो हमारा निकल करके आता है वो क्या आएगा, देखिएगा। यहाँ से अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो सेकेंड आता है। पिछला में देखे थे न्यूट्रल एक्सिस को, कौन सा देखे थे हम, मतलब कि क्रिटिकल अवर में जो हमारा आता है वो एचुअल न्यूट्रल एक्सिस आता है। यहाँ से हमारा देखिएगा, यहाँ से हम एचुअल न्यूट्रल एक्सिस को निकालेंगे, और जब एचुअल न्यूट्रल एक्सिस को हम यहाँ से, हाँ सर छापने के लिए टाइम, अरे छापने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, छापना नहीं है, हम आपको पीडीएफ आपका स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो इसका आप देखिएगा कि अगर यहाँ से निकालिएगा कि सेक्शन एंड अमाउंट, जो पिछला था वो स्टेज के अकॉर्डिंग था, पिछला जो था वो स्टेज में, यहाँ क्या बोलता है कि आपका जो है वो सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जब सेक्शन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर पाएंगे, तो जब सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले तो हमें एरिया जानना पड़ेगा कि एरिया क्या है ना। तो यहाँ पास जो है वो आप लोग को पहले से पता क्या होता है कि एरिया मतलब कि एरिया मोमेंट को हम कैसे कंसीडर करेंगे। तो जब इसमें जब एचुअल न्यूट्रल एक्सिस को जब निकालते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि एरिया मोमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो एरिया मोमेंट हम कैसे लेते हैं, तो एरिया मोमेंट अब जब भी लेते हैं तो आप लोग को पता है कि एरिया मोमेंट से हमारा होता है, क्या होता है कि एरिया कैसे लेंगे हम, कि एरिया हो जाएगा, और इनटू में हम क्या कर लेंगे कि एरिया का जो सीजी होगा वहाँ से डिस्टेंस आपका कितना होगा, और ये जो मोमेंट लेना है वो किसके अबाउट लेना है, आपका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेना है। क्या के लेना है आपको, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेना है। तो अगर आप न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट अगर आप लेते हैं, यहाँ से आप क्या लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट अगर आप लेते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम कैसे लेंगे, तो देखिए अगर आपको कंप्रेशन से लेना है, कहाँ से लेना है, कंप्रेशन से लेना है, तो अगर आपको कंप्रेशन से लीजिएगा तो यहाँ पास देखिए कैसे लिखा हुआ है कि कंप्रेशन एरिया, तो कंप्रेशन एरिया हमारा क्या है, बी इंटू में, इसको एन ए लिखे हैं, एक्स ए नहीं लिखे हैं, इसको जो है वो एन ए लिखे हैं, मतलब कि एन का मतलब होगा न्यूट्रल एक्सिस और ए का मतलब एचुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका अगर आपको बी है, ए हमारा बी है, पूरा एन ए है, तो आपका यही तो हमारा कॉन्क्रीट है ना, ये जो आपको हम देख रहे हैं तो यही हमारा कॉन्क्रीट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू में एन ए हमारा एरिया हो जाएगा। और बताओ कि इसका अगर हम सी जी को देखना चाहेंगे तो आधा पे लाइज करेगा, और यहाँ से अगर न्यूट्रल एक्सिस का अगर डिस्टेंस देखना चाहोगे आप यहाँ से, तो आपको क्या रहेगा कि जब ये आधा पे लाइज करेगा तो आधा इधर भी हो जाएगा, 10/2। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे इसका, इसका जब निकालेंगे तो आएगा तक कंप्रेशन एरिया, और यहाँ पर से लिखा हुआ क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड सीजी ऑफ कंप्रेसिव एरिया। तो यहाँ से निकलेगा कि एरिया हमारा बी इंटू में एन ए, और इंटू में डिस्टेंस हमारा एन ए अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एन ए अपॉन में 2 हो जाएगा, ये जब एन ए अपॉन में टी, तो ई क्या निकल करके बी एन ए स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा हमारा, बी एन ए स्क्वायर अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो बी, तो हमारा यहाँ से निकल करके आ जाएगा कि बी एन ए स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। तो कौन सा था, मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया, ये जो हम निकाले वो क्या निकाले, मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया। दूसरा हम चलते हैं, अगला में चलते हैं कि आपका अगर टेंसाइल एरिया अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो टेंसाइल एरिया और वहां तक के हम डिस्टेंस को लिखेंगे, टेंसाइल एरिया और डिस्टेंस को लिखेंगे। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, देखो तो अगर हम इसको अगर हम मिटा देते हैं, देखिएगा यहाँ पास कि अगर आपका ये मान लीजिए कि आपका ए जो है वो आपका एरिया है, एम ए एस टी, और जो डिस्टेंस आपका यहाँ कितना देख रहा है, देखो तो डी माइनस में एन पूरा, अगर आप ये मान लीजिए कि हमारा डी है और ए जो हमारा है वो एन ए है। जैसे में कि इसको अगर हम जूम करें तो देखिए इधर, जैसे में पूरा जो हमारा है वो डी है और ये है एन ए, तो ए जो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ए डिस्टेंस तो हमारा क्या होगा, डी माइनस में एन ए ही तो होगा, हमारा डी माइनस में एन ए होगा हमारा डिस्टेंस। तो अगर यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो यही हमारा होगा। तो बताइए कि इसका अगर हम मोमेंट लेना चाहेंगे, एरिया
एरिया मोमेंट लेना चाहिए। तो ए में एस टी, अब इंटू में डी माइनस मेन है, तो यही तो यहाँ पास लिया हुआ है, देखो ए में एस टी और डी माइनस मेन है। अब बताओ कि हम टेंशन से भी मोमेंट ले लिया, कंप्रेशन से भी ले लिए, तो बताइए कि आपको अगर कोई भी सेक्शन को अगर इक्विलिब्रियम चाहिए, मतलब कि वो रेस्ट में रहे, आपका कहीं मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो बताइए कि जैसे में कि कोई मतलब कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता है कि जैसे में कि आप मान लीजिए कि आप लोग किस में पढ़े होंगे, इसमें सॉम में, कि अगर मान लीजिए कि इधर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इसको हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है ना, एक जो है वो राइट चल रहा है तो एक लेफ्ट चल रहा है। अगर डायरेक्शन दोनों अलग अलग, दोनों का फोर्स अगर मान लीजिए कि सेम हो जाए, या फिर दोनों का एक के अकॉर्डिंग अगर हम मोमेंट को देख ले, अगर दोनों अगर सेम हो जाएगा तो क्या, देखिएगा यहाँ से बता रहे कि अगर आप मान लीजिए कि ये दोनों है, ठीक है, क्या दिक्कत है। एम एस टी कहाँ से आया सर, एम एस टी का तुम मतलब कि क्वेश्चन छोड़ दियो भाई, प्लीज बताइए फिगर के अकॉर्डिंग एम एस टी कहाँ से आया। एम एस टी बहुत पहले आया, तुम क्लास छोड़ चुके हो, ठीक है, तो एम एस टी का तुम लेक्चर देख लेना कास्ट टेक्निकल ऐप पे। एम एस टी कहाँ से आया एम एस टी का एरिया होता है कि अगर हम स्टील को कंक्रीट में रिप्लेस करेंगे तो, ठीक है, अब देख लीजिएगा वहां से। तो यहाँ से हमारा जो है कि अगर आप मान लीजिए कि एक सेक्शन इधर है, एक सेक्शन हमारा इधर है, तो दोनों पे अगर फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर बराबर हो जाए, तो क्या ये आपका बीम जो है या फिर कोई सेक्शन का आपका मूव करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसी को अगर हम मोमेंट ले लें, किसी के अबाउट मोमेंट को भी अगर हम बराबर कर दे, तो हमारा जो होगा वो जो बीम जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, बीम जो हमारा होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। बीम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम होने के लिए जो कंप्रेशन का जो मोमेंट होगा और टेंशन का दोनों का बराबर कर देते, तो यहाँ से हमें निकल करके आता है क्या, इक्वल न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो हमारा होता है इक्वेशन होता है इक्वल न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ स्टील, कहने का मतलब ये है कि अब हम इसको क्यों निकालेंगे, ये जो है वो हम इसको क्यों निकालेंगे, तो देखो क्यों क्यों निकालेंगे कि आप मान लीजिए कि ये आपका ये सेक्शन है, सपोज दैट कि आपका सेक्शन है। अभी सेक्शन में आप क्या कर दिए कि कितना हम स्टील आपको प्रोवाइड करें, एक प्रोवाइड करें कि चार कि पाँच कि छः कि सात, हम कितना एरिया प्रोवाइड करें, हमें नहीं ना पता चला मैक्सिमम में कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, कि कम कितना, मतलब कि अगर कोई सेक्शन अगर क्रिटिकल है एकदम लास्ट पोजीशन पे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम में कितना अप्लाइड कर सकते हैं। अगर मान लो कि वायलेंट सेक्शन बना रहे हैं, अंडर इन्फोर्स सेक्शन, तो कितना परसेंटेज ऑफ स्टील हम प्रोवाइड करें, तो यही हमें निकालना पड़ता है परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ स्टील। आपको अगर मान लीजिए कि डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए हम आपको बोल दें कि आप क्या कर दीजिए कि इसको डिजाइन करने के लिए दे दिया जाए कि आप बताइए कि नंबर ऑफ स्टील निकालिए कि कितना आपको यहाँ पास आपका पड़ेगा। जैसे में कि यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है, जैसे में ए आपका है, तो मान लीजिए कि आपको ये बोला जाए कि आप बताइए कि इसमें ए को दिया जाएगा कि दो तीन चार पाँच छः, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको तो पहले एरिया पता होना चाहिए कि अगर एक का एरिया कैसे निकालेंगे, दो का, तीन का, चार का, तो कितना नंबर ऑफ एरिया, तो इसीलिए हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ स्टील को। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील आपको पता है कि पूरा हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मान लीजिए कि आपका बी है और ये हमारा डी है, तो इसका पूरा एरिया हो जाएगा बी इंटू में डी। और बताइए कि यहाँ पास जो परसेंटेज निकालेंगे, तो आपका ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारा है वो बी इंटू में डी है, तो इसके अंदर में हम एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करें, मतलब कि पूरा के रिस्पेक्ट में हम एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करें, तो यही हमारा क्या आएगा, परसेंटेज। यही हमारा क्या आएगा, परसेंटेज। तो देख रहे हैं आप यहाँ से कि आपको ये जो है कि परसेंटेज होगा एरिया ऑफ स्टील अपॉन में बी इंटू में डी, और इंटू में 100 से पर मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो टर्म होगा वो परसेंटेज में आपका देगा। तो जो पहले से जो इक्वेशन पता है उसमें आप देख रहे होंगे कि जो इक्वेशन है बी एन स्क्वायर अपॉन में टू इज इक्वल टू एम एस टी डी माइनस में एन है, जैसे में कि यहाँ देख रहे हैं एम एस टी डी माइनस, तो यहाँ से ए एस टी निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब ए एस टी आप निकालेंगे,
यहाँ से ए एस टी निकाल करके और इसमें आप पुट कर दीजिए। तो जब इसमें आप पुट करिएगा वैल्यू का, तो आपको तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना। वीडियो नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक दिख रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वीडियो पूरा ब्लैक कैसे दिखेगा? ब्लैक दिख रहा है क्या वीडियो पूरा? दिख रहा है ना? तब देख लो, ज्वाइन कर लो फिर से। तो यहाँ पास आप देख रहे होंगे। चलो देखो, तो यहाँ पर एरिया पर स्टील हमारा ये है। तो ए एस टी जब हम निकाले इस इक्वेशन से, हमारा इस इक्वेशन से मान लीजिए कि इसके हेल्प से अगर हम निकाले तो एरिया पर स्टील हमारा ये निकल के आया। तब अब इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। तो जब इसमें रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा वो देखना। जैसे में कि रख दिए, तो जब रख रख दिए तो देखो हमारा जो आएगा सो हमारा ई टर्म आया। देख लेना ध्यान से, जब ये टर्म को कट छट करोगे तो बी से बी कट जाएगा, यहाँ से हमारा ये टर्म निकल के आएगा। अब हम मान लेते हैं कि एन ए जो हो जाए वो किसके बराबर हो जाए? के डी के बराबर। पिछले बार हम क्या माने थे कि एन सी इज इक्वल टू है के डी। तो एन ए हो गया के डी के बराबर। कहने का मतलब यहाँ से क्या है कि एन सी इज इक्वल टू हम क्या लिखे थे? के डी लिखे थे। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस किसके बराबर हो जाए? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर। एन ए हो जाए किसके बराबर? एन सी के बराबर। तभी तो हम लिख सकते हैं ना कि एन ए इज इक्वल टू के डी। तो जब हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा हमारा यहाँ से, तब हमारा अगर किसी कारणवश जैसे भी कि एन ए जो है वो किसके बराबर हो गया? के डी के बराबर। तो जब एन ए हमारा के डी के बराबर हो जाएगा, तब हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगा वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं आगे। तो यहाँ देखिएगा कि अगर आप मान लीजिए कि हाँ, अरे जोर से ना बोलो। नहीं 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 नहीं, एन इज इक्वल टू के डी नहीं होगा। यहाँ पर हम कब लिखे हैं देखो, वहां पर जब हमारा एन ए हो जाए किसके बराबर हो जाए? के डी के बराबर होगा, तब हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील जो आएगा ना वो बैलेंस सेक्शन का आएगा, जो कि हम आगे तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एचुअल न्यूट्रल एक्सिस जो निकलेगा वो वही रिलेशन से निकलेगा। जैसे मैं ये वाला जो अभी रिलेशन बताए ना, देखो एचुअल न्यूट्रल एक्सिस को निकालने के लिए हम यहाँ पर कौन सा रिलेशन, कहाँ चला जाए, देखो ये जो हमारा ए वाला भी बताए ना कि यहाँ पास जो ए वाला हमारा है कि एचुअल न्यूट्रल एक्सिस जब भी निकलेगा तो इसी वाला इक्वेशन से निकलेगा, ठीक है, और अलग कोई इक्वेशन से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पास देखिएगा कि अगर हम एन सी इज इक्वल टू मतलब कि एन इज इक्वल टू के डी को रख देते हैं, तो यहाँ से हमारा जब वैल्यू को कट आउट करोगे तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ स्टील आएगा वो 50 के स्क्वायर अपॉन में एम वन माइनस में। और जहाँ की के आपको निकल रहा है वो 93.33 अपॉन में 93.33 प्लस में सिग्मा एस टी। मतलब क्या है, यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ स्टील निकलेगा वो निकलेगा कि आप क्रिटिकल एक्स मतलब कि आप जब बैलेंस सेक्शन बना रहे हैं, क्वेश्चन करवाएंगे तो सोल्व हो जाएगा कि जब हम बैलेंस सेक्शन बना रहे हैं तो बैलेंस सेक्शन के अंदर में आपका परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पर ये समझिए कि जब एन ए हमारा किसके बराबर हो जाए? के डी के बराबर, तब जो हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील जो निकल करके आएगा वो हमारा इतना निकल कर आएगा, ठीक है। आगे चलते, अब आता है नवल सर कॉल कर रहे थे। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना तो। हाँ देखना इधर, आवाज जा रहा है ना? आवाज जा रहा है, कमेंट करना।
चलो ठीक है। सब लेट से करता है, मतलब कि अभी नवल सर के पास फ़ोन किया हुआ था कि सर आप मतलब कि ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करें अब, कट जाता है बार बार लेक्चर। देखो अब यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो यहाँ पास जो हमारा जो इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगा कि देखिएगा, अगर हमारा मान लीजिए कि अगला तो पीछे मतलब कि पीछे तक के मतलब कि किसी का डाउट है तो बोलना है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का डाउट है पीछे, किसी का डाउट है तो फिर बताना पीछे कमेंट करके। नहीं है, ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अग तो अगला आता है हमारा लिवर आर्म। अब आता है कि लिवर आर्म हमारा क्या होता है। तो लिवर आर्म अगर जब भी कहीं भी बात करें तो लिवर आर्म होता है दो फोर्स के जो डिस्टेंस होता है। याद रखना, हमेशा जो होता है कि जो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, कहीं ना कहीं जो हमारा फोर्स होता है, दो फोर्स अगर आपस में ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे मैं कि मान लीजिए कि सपोज दैट कि आप ये है, ठीक है, ये सेक्शन है। अब इस सेक्शन में मान लीजिए कि यहाँ एक फोर्स लग रहा है पी, और एक फोर्स हमारा यहाँ लग रहा है पी फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक फोर्स पी लग रहा है और एक पी है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमारा, वही हमारा क्या कहलाएगा, लीवर आर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, लीवर आर्म कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ से कि अगर हम इक्वेशन पे चलते हैं, कहाँ गया, पिछला का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब डायग्राम में देखिएगा अच्छे से, डायग्राम कहाँ चला गया, हाँ देखिएगा यहाँ से। देखिएगा कि आपको क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से है, ठीक है, जैसे में ये आप देख लीजिए कि कंप्रेशन फोर्स आपका जो रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स है वो कहाँ लगेगा। जैसे में कि आपको बताए थे कि ये आपका अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, किस प्रकार से आपका ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल का सीजी आपका कहाँ लाइज करेगा, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो एन अपॉन में थ्री पे लाइज करेगा, यही करेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कंप्रेशन फोर्स का, तो इसका तो सीजी से ही पास करेगा ना। तो हमारा ये जो है वो सीजी से आपका पास कर रहा है, क्या का कर रहा है, कंप्रेशन का कर रहा है। सीजी से पास आपका सी का। तो बताओ कि जब कंप्रेशन से आपका हाफ इंटू में से सिग्मा सीबीसी ए है और आपका टेंशन फोर्स ए है, टेंशन फोर्स ए है और कंप्रेशन फोर्स ए है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस हमारा होगा, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा यही हमारा क्या कहलाता है, लीवर आर्म कहलाता है। यही क्या कहलाता है हमारा, लीवर आर्म कहलाता है। तो आगे हम चलते हैं, या फिर आप यहाँ भी कट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ आगे चले तो हमारा जो लीवर आर्म जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, लीवर आर्म जो हमारा निकल करके आएगा वो हमारा आएगा मिटा देते हैं। लीवर आर्म जो हमारा निकल के आएगा वो डी माइनस में एन ए अपॉन में थ्री। अगर मान लीजिए कि न्यूट्रल एक्सिस आप कौन सा ले रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस आप कौन सा ले रहे हैं, इक्वल का न्यूट्रल एक्सिस आप ले रहे हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो यहाँ पास जेड जो होगा वो डी माइनस में एन ए अपॉन में थ्री। तो इसको हम जैसे में कि लिखे क्या है कि देखना, द डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स इज नॉन एज लीवर आर्म। तो आपका यहाँ से दो आप मतलब कि इसको आप जूम कर करके भी क्या कर सकते हैं, पढ़ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स होता है और टेंसाइल फोर्स का जो आपका डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, लीवर आर्म। तो अगर मान लीजिए कि जो इसको है से आप जेड से या फिर ए से आप डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जेड हो जाएगा वो डी माइनस में एन ए अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा थ्री हो जाएगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पास भी अगर मान लीजिए कि एन ए जो है वो आपका किसके बराबर हो जाए, एन सी के बराबर। कहने का मतलब है कि एन ए क्या हो जाएगा, के डी के बराबर। जब एन ए हमारा के डी के बराबर हो जाएगा तब अगर हम मान लो कि इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, एन ए को हम इसमें रख देंगे कि एन ए इज इक्वल टू के डी। तो जब आप रखोगे तो क्या आएगा, देखो तो डी माइनस में एन ए की जगह पर हम के डी को रख देंगे, तो डी रख देंगे तो यहाँ से डी को बाहर लेंगे तो वन माइनस में के अपॉन में थ्री आ जाएगा। तो वन माइनस के अपॉन में थ्री को हम क्या मानेंगे, जे मानेंगे। क्या मानेंगे, जे मानेंगे। और इस जे को हम बोलेंगे लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। क्या बोलेंगे यहाँ पास, लीवर आर्म
डेप्थ फैक्टर हम यहाँ से बोलेंगे, किसको बोलेंगे, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू में हमारे में जे हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ गया। अब जो अगला आता है वो आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है। क्या कमेंट करें सर, रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस उसका सीजी पर नहीं लगेगा। किसका सीजी पर लगाओगे, नहीं देखो हम क्या बताए हैं वो ध्यान दो, आप लोग बार बार भूल जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हो, यहाँ से डॉटेड जाता है और यहाँ पर होता है हमारा टेंशन फोर्स। ध्यान देना, जो अगर आप मान लीजिए कि ए आपका न्यूट्रल एक्सिस है, तो ए न्यूट्रल एक्सिस जब है तो ए आप ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे में जो आपका लोड सहेगा वो ओनली स्टील से आता है, हमारा ओनली स्टील से आता है। तो जो स्टील का जो आपका स्ट्रेस होगा वो स्टील के सीजी पे एनालाइज करेगा। तो स्टील हमारा ए है, जैसे में कि आप देख रहे होंगे कि स्टील हमारा, आप मान लीजिए स्टील जो हमारा है वो आपका इस प्रकार के रहेगा, गोला के रूप में ना, क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इसका सीजी पे हम एनालाइज करेंगे तो इसका सीजी पे आपका मिडिल पे हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा, बार बार अगर आप स्ट्रेस डायग्राम देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा बना होता है सर, जहाँ पास आप टेंशन फोर्स लगा देते, या फिर अगर आप मान लीजिए कि डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो सर, तो यहाँ पास आपको ऐसा लगेगा कि सर से आप जहाँ पास ऐसे काहे नहीं लगा दिए टेंशन फोर्स की, मतलब कि इसका सीजी पे ये भी तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना आपको, ये क्या करना है कि यहाँ पर जो होता है वो आपका कोई मटेरियल नहीं होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ओनली मटेरियल होता है वो स्टील होता है। तो इसीलिए हम स्टील के सीजी पे लाइज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा आता है। अगला जो हमारा आता है वो आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा आता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। पहले हमें बताइए कि जो आपका जो स्ट्रेस निकलता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन में एरिया होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस कहने का मतलब अंदर। तो यहाँ पास है कि आप लोग को जब टॉस पढ़ा रहे थे तो टॉस में आप लोग देखे होंगे कि एक आपका अगर मान लीजिए कि सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन है, इस पे अगर आप मान लीजिए कि यूडीएल का लोड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, यूडीएल का, तो इसमें आप मोमेंट को कैलकुलेट करते होंगे तो आता होगा WL² अपॉन में 8। ठीक है, तो यह ये मोमेंट जो है वो कौन सा मोमेंट है, ये जो है वो अप्लाइड मोमेंट है, यहाँ पर जो है वो अप्लाइड मोमेंट है। और इस मोमेंट को रोकने के लिए बताइए कि इस जो मटेरियल है हमारा, इस मोमेंट को रोकने के लिए बताइए कि इस मोमेंट को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ना, ये मटेरियल क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा ना। कि आप क्या कर दिए कि जब किसी का भी स्ट्रेस आपको पता है कि बताइए कि जब आप इस स्ट्रक्चर पे अगर आप लोड लगाएंगे, इस स्ट्रक्चर पे लोड लगाएंगे, मोमेंट लगाएंगे तो WL²/8 आएगा। तो बताओ उसे रोकने के लिए इसके मटेरियल में अंदर में भी तो मोमेंट जनरेट होना चाहिए ना। कि ऐसा नहीं है कि मोमेंट अप्लाइड किए और इस मटेरियल में अगर आप मान लीजिए कि इस मटेरियल में मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा तो फेल कर जाएगा ना स्ट्रक्चर। तो इंटरनल मोमेंट आपका जनरेट, सर 1 बजे से एसीटी का क्लास भी है, अच्छा ठीक है क्लास है तो हम कर देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या करेगा कि आपका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि जो अप्लाइड मोमेंट है, तो इसे रोकने के लिए इसमें आपका जो बीम है तो बीम में अलग से क्या करेगा कि मोमेंट को जनरेट करेगा। तो वही मोमेंट हमारा क्या कहलाता है, इंटर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा कहलाता है। क्या निकल के आता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें आपको क्या लिखाया हुआ है कि लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिलेगा क्या कि इसमें हम जो दिखाए हैं उसमें आया है कि व्हेन लोड आर अप्लाइड बीम देन बेंडिंग मोमेंट इज डेवलप टू द ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। और वही क्या करेगा कि उसे रोकने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अच्छा ठीक है, अब रहने देते हैं। उसे क्या करेगा, रोकने के लिए कोशिश करेगा। 2 मिनट और रुको ना, थोड़ा सा मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्लियर कर देते हैं। जब अगला आता है
तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होगा, आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का निकालने के लिए आपका क्या होगा कि मोमेंट तो है, तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा और फोर्स इनटू में अगर आप कंप्रेशन से निकाल रहे हैं या फिर आप टेंशन से निकाले, तो जब टेंशन से निकाल रहे हैं तो टेंशन फोर्स और इनटू में लीवर आर्म का गुना करना पड़ेगा। मोमेंट अगर जब भी रहेगा तो फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारा फोर्स क्या है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स होता है ना, तो इंटरनल फोर्स को अगर हम मोमेंट से मतलब कि डिस्टेंस से अगर हम गुना कर देंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। कहाँ से आएगा हमारा, टेंशन साइड से निकल के आएगा, कहाँ से आएगा हमारा, टेंशन साइड से निकल करके आएगा। ठीक है। और अगर आपको कंप्रेशन से निकालना है, सपोज दैट कि आपको कंप्रेशन से निकालना है, तो जो कंप्रेशन से निकल करके आएगा वो हमारा आ जाता है कि सी इंटू में जेड, तो जेड तो आपका वही रहेगा, कंप्रेशन फोर्स हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू में बी इंटू में एन ए हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकालोगे तो एन ए, अगर मान लो कि इस इक्वेशन में जो आपको दिख रहा है पहला का इक्वेशन में, कि इस इक्वेशन में अगर आप Na के जगह पर Kd रख देंगे, मान लीजिए कि Na के जगह पर हम क्या रख दें, Kd रख दें, जब Na के बराबर Kd हो जाएगा तो यहाँ पास आपको क्या रखना है कि Kd रखना है, डी को बाहर निकालना है, तो डी से जब निकालोगे तो 1 - K/3 को हम क्या बोले थे, जे बोले थे ना, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, अब देख लीजिएगा। तो यहाँ से जब निकालेगा तो हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू में के इंटू में डी स्क्वायर और इंटू में जे हो जाएगा, और जब यहाँ से निकालेगा तो आपका ए निकल करके आएगा। अब बताइए कि जब इसको भी अगर हमें शॉर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि कंप्रेशन से आर बी डी स्क्वायर लिख देते हैं। अब बताओ कि जब हम आर बी डी स्क्वायर लिख देंगे तो यहाँ पर आर के जगह पे क्या हो जाएगा, देखो कि बी डी स्क्वायर तो इसमें भी है, तो बी डी स्क्वायर इसमें भी है, लेकिन इसके पहले वाला जितना भी आपको टर्म देख रहे उसके बदले हम क्या लिख दिए हैं, यहाँ पास आर लिख दिए हैं। ठीक है। और जो हमारा जो आर होता है वो होता है रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर होता है ना, आर जो हमारा होता है वो होता है रेजिस्टेंस मोमेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप मतलब कि देख लिएगा, नोट्स में अगर नहीं लिखा होगा तो हम लिख देंगे, भेज देंगे। तो आर जो हमारा होता है, या फिर आप नीलम शर्मा के बुक है तो उसमें देख लीजिएगा कि आर को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ से इसके जगह पे जहाँ की आर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू में सिग्मा सी बी सी इंटू में के इंटू में जे हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। नहीं तो आपका इसका लेक्चर को है सो मतलब कि आपका किया हुआ है, लेक्चर आपका अपलोडेड है इस मतलब कि ऐप पे, सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला जो आता है वो हम आपको कल बढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ सेक्शन, और कल क्वेश्चन भी कराएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा कि टाइम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब तक में अगर किसी को डाउट है तो आप लोग बोलिएगा, नहीं तो फिर हम सेक्शन को एंड करेंगे। हम्म। हाँ, हमेशा सेम ही आएगा, तभी तो हमारा क्या होता है, हाँ सेम ही। जब हम कैलकुलेट, हाँ दोनों में से किसी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्या होता है कि जब टाइप्स ऑफ सेक्शन में बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम किससे निकालेंगे किससे नहीं निकालेंगे। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, वैसे हम वहां से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि कंप्रेशन से निकालेंगे नहीं, लेकिन वहां का स्ट्रेस हमको नहीं पता चल पाता है ना कि कितना स्ट्रेस है, तो इसीलिए हम नहीं निकाल पाते हैं जल्दी। ठीक है, तो अब कल देखना। ठीक है, जाओ एसीटी का क्लास चल रहा है उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है।